Hello everyone, this is Kunal Singhal, your commerce mentor. Today it is 21st of February 2025. कल आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का बोर्ड एग्जाम है और मेरे माइंड में आया कि बिजनेस स्टडीज में भी क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो क्यों ना आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। टॉपिक रहेगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में से, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स में भी इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दिया था। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि कल के एग्जाम में भी आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिले। टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो सबसे पहली बात, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझें व्हाट डू वी मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ यू रिमेंबर, व्हाट डज द वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन? The word capital structure means the proportion of debt and equity. हमारा जो टोटल कैपिटल होता है बिजनेस का, उसमें डेट का प्रोपोर्शन कितना होगा और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होगा, ये जब हम डिसाइड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट मीन्स बोरोड फंड एंड इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड। डेट में हम मेनली क्या इंक्लूड करते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। और इक्विटी में हम मेनली इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर्स। तो मेरे बिजनेस का सपोज करें टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीज का। तो क्या पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज मैं इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज करूं, या फिर ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज मैं डिबेंचर्स के थ्रू रेज करूं? आप जानते हैं डेट इज अ चीपर बट रिस्कियर, while equity is safe but costly। अगर मैं सारा का सारा अपना कैपिटल, सारा का सारा अपना फंड्स बिजनेस का डेट के थ्रू रेज करता हूं, तो मुझे सस्ता तो पड़ता है बिकॉज द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। मेरे बिजनेस में कितने भी हाई प्रॉफिट्स अर्न होते हैं तो भी मुझे डिबेंचर्स को, बैंक लोन को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। हाई प्रॉफिट्स की सिचुएशन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। सपोज इफ आई एक्वायर्ड लोन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 10%, तो मुझे अब वही 10% की रेट से ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट मैं कितना भी अर्न करूं। बट वाई इट इज रिस्कियर? बिकॉज डेट यानी कि डिवेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों के दोनों कंपलसरी पेमेंट होते हैं। वाई इट इज रिस्कियर? बिकॉज द डेट्स क्रिएट चार्ज ओवर एसेट्स। अगर हम इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस के एसेट्स को सेल करके भी इसे रिकवर किया जाएगा। दैट इज वाई डेट इज कंसिडर टू बी चीपर। है तो सस्ता, ज्यादा प्रॉफिट्स की सिचुएशन में भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना है, बट इट इज रिस्कियर बिकॉज यू मे have to the payment of interest as well as principal amount may become a burden for your business। while equity की अगर हम बात करें, it is safe। पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बट इट इज कॉस्टली। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या मैं अपना जो फंड्स मुझे रिक्वायर्ड है वो डेट्स यानी बोरोड फंड के थ्रू अरेंज करूं, या फिर इक्विटी दैट इज ओनर्स फंड के थ्रू रेज करूं? बिकॉज एनी बिजनेस और एनी फाइनेंशियल मैनेजर कैन नॉट रिलाई ओवर अ सिंगल सोर्स। सो फाइनली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। हम ना तो पूरा का पूरा कैपिटल डिवेंचर्स, बैंक लोन्स यानी बोरोड फंड से अरेंज कर सकते हैं, ना ही पूरा का पूरा कैपिटल हम ओनर्स फंड के थ्रू रेज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज कर सकते हैं। इंस्टेड वी हैव टू फाइंड अ प्रपोर्शन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, और उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। What does the capital structure mean? Capital structure means
the proportion of borrowed funds and owner's fund in total capital of business और अ कंपनी। हमारी कंपनी का जो भी टोटल कैपिटल होगा उस टोटल कैपिटल में कितना परसेंटेज डेट से होगा और कितना परसेंटेज इक्विटी से होगा। व्हाट प्रोपोर्शन विल बी फ्रॉम द बोरोड फंड, व्हाट प्रोपोर्शन विल बी फ्रॉम द ओनर्स फंड, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। और हमने तो अकाउंटेंसी में इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा है रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, डेट इक्विटी रेशियो। तो क्या हम इसे 50-50 रख दें, दैट इज 50% फ्रॉम डेट एंड 50% फ्रॉम इक्विटी? क्या हम इसे 60-40 रख दें, 60% फ्रॉम डेट एंड 40% फ्रॉम इक्विटी? क्या हम इसे 70% रख दें, दैट इज 70% फ्रॉम डेट एंड 30% फ्रॉम इक्विटी? कितना proportion हमें रखना चाहिए? What should be the proportion? What should be the capital structure? So there is a topic known as determinants of capital structure, or we can say the factors affecting capital structure of a company. ये भी एक important topic है, आपको पढ़ना चाहिए कि कौन से ऐसे factors हैं जो हमें help करेंगे decide करने में कि हमारे firm का capital structure कितना होना चाहिए, right? लेकिन अभी हमारा आज का टॉपिक ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बन सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो लेट मी गिव यू द फाइनल आंसर फॉर दिस। व्हेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जब भी ये प्रोपोर्शन डिसाइड करेगा 70:30 और 60:40 और 50:50, वॉट एवर प्रोपोर्शन द फाइनेंशियल मैनेजर विल डिसाइड, द मेन ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर विल बी टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमें कोई भी हम प्रोपोर्शन डिसाइड करें, लेकिन उस प्रोपोर्शन से हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर while deciding the capital structure, right? So now trading on equity is a situation where by increasing debt proportion, or make it proportion of debt, by increasing proportion of debt in the capital structure, earning per share increases। अगर हम 50:50 की जगह पर हम 60:40 लेते हैं, यानी मैंने क्या किया, मेरा डेट का प्रोपोर्शन मैंने 10% बढ़ा दिया। सो अगर हम 50:50 की जगह 60:40 लेते हैं, मोर डेट लेते हैं, और ऐसा करने से अगर मेरा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है। अगर हम 60:40 की जगह 70:30 लेते हैं, मैंने डेट का प्रोपोर्शन और बढ़ा दिया, और ऐसा करने से मेरा अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से अगर आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ सिचुएशन वेयर बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ डेट, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस। और क्या ये हमेशा होगा? आंसर इज नो। तो कब होगा ऐसा? सो सीधा सा आंसर ये है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम पेमेंट करते हैं डेट को, विल बी लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब तक कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम होगा, तब तक
अगर आप डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में तो आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा. सो द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विल प्रूव ट्रू ओनली टिल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर हमें डेट के ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जबकि बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 20% की रेट से, 25% की रेट से, 30% की रेट से, कुछ भी है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ज्यादा है, तो हमारा डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करने से हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही साबित होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है उसे हम एक बार देख लेते हैं. देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, दैट इज स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट टू रेज फंड्स ऑफ रुपीज 40 लाख रुपीज का फंड टोटल रेज करना है फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट. द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. तो क्या क्या उन्होंने डिसाइड किया है? फर्स्ट वन, दैट इज अल्टरनेटिव वन, क्या कहता है? इक्विटी 40 लाख रुपीज एंड डेट 0. दैट इज ऑल्टरनेटिव वन में मेरा पूरा का पूरा 40 लाख रुपीज मैं इक्विटी से रेज कर रहा हूं. अल्टरनेटिव टू में मैंने क्या किया? मैंने इक्विटी से 30 लाख रेज किया और 10 लाख रुपीज रेज किया डेट से. यानी कि हमने अल्टरनेटिव वन के कंपैरिजन में अल्टरनेटिव टू में डेट का प्रोपोर्शन, बोरोड फंड का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया है 0 से 10 लाख. और अल्टरनेटिव थ्री को अगर आप देखें तो मैंने फर्दर रेज किया है फंड्स इक्विटी से ओनली 10 लाख और बोरोड फंड से 30 लैक्स. इसका मतलब मैंने अल्टरनेटिव टू के कंपैरिजन में अल्टरनेटिव थ्री में फिर से अपना डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया है. बोरोड फंड को 10 लाख से मैंने 30 लाख रुपीज कर दिया है. अब यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%. तो जो डेट है उसके ऊपर 9% के रेट से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ₹100 ईच. यानी कि अगर आप इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ये आपके ₹100 ईच के हैं. आफ्टर दैट रेट ऑफ टैक्स इज 30%. 30% के रेट से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ेगा. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे रखे हैं 8 लाख रुपीज की. और क्वेश्चन ये पूछा गया है, अंडर विच ऑफ द थ्री अल्टरनेटिव्स will the company able to take the advantage of trading on equity. तो मैंने आपको क्या कहा कि जब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो तो हम कहते हैं, और अर्निंग पर शेयर कब? अगर डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अल्टरनेटिव वन में डेट 0 है, अल्टरनेटिव टू में डेट 10 लाख रुपीज है और अल्टरनेटिव थ्री में डेट अमाउंट 30 लाख रुपीज का है. अगर ये तीनों अल्टरनेटिव्स को जब हम कंपेयर करते हैं और तीनों अल्टरनेटिव्स में अर्निंग पर शेयर अगर इंक्रीज होता जाता है तो हम मानेंगे कि अल्टरनेटिव थ्री हमारे लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फॉलो कर रहा है. देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद द इंक्रीज इन द डेट? क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा डेट के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता है? आंसर इज नो. मैं पहले आपको आंसर लिख देता हूं. ऑप्शन नंबर बी का, मींस क्वेश्चन नंबर बी का आंसर मैं पहले लिख देता हूं. दैट इज नो. अर्निंग पर शेयर not always increases with the increase in debt. हमेशा अर्निंग पर शेयर डेट के इंक्रीज होने से बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है. मैंने आपको बताया क्या, अर्निंग पर शेयर will increase with the increase in debt only till the rate of interest is less than the return on investment.
जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम रहती है तब तक ही डेट इंक्रीज करने से हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो फिर हमारा डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से अर्निंग पर शेयर और कम हो जाएगा, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को जो आपके सामने है इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट। अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 एंड अल्टरनेटिव 3। सबसे पहले हम लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों सिचुएशन में हमारे पास सेम है, दैट इज ₹8 लाख। सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट लेस करेंगे और उसके बाद हम इसमें से टैक्स लेस करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या लेस करने के लिए बताया मैंने आपको? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, राइट। तो अल्टरनेटिव 1 में मेरे पास में डेट कितना है? 0। और 0 पे 9% की रेट से मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो मेरे इंटरेस्ट कितना पेमेंट करूंगा मैं? नील, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्टरनेटिव 2 अगर मैं देखता हूं तो 10 लाख रुपीज का डेट है और 10 लाख रुपीज पर 9% की रेट से आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? इट विल बी ₹90,000, राइट। 10 लाख रुपीज का डेट है, 10 लाख रुपीज पे 9% की रेट से आप 90,000 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। और अल्टरनेटिव नंबर 3 में अगर मैं देखूं तो मेरा 30 लाख रुपीज का डेट है और 30 लाख रुपीज पे 9% की रेट से मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 2,70,000 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले लेस क्या करना है? हमें लेस करना है इंटरेस्ट। कितना बचा हमारे पास में? अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास कितना बचेगा? तो अल्टरनेटिव 1 में अभी भी मेरे पास में अर्निंग बिफोर टैक्स पूरा 8 लाख रुपीज का है। अल्टरनेटिव 2 में मेरे पास में बचा है 7,10,000 रुपीज का। और अल्टरनेटिव 3 में आप देखेंगे कि आपके पास में बचा है 5,30,000 रुपीज का अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे स्टूडेंट्स टैक्स, और टैक्स का रेट आपको कितना दे रखा है? एट द रेट ऑफ 30%। तो 30% की रेट से हमें टैक्स लेस करना है। टैक्स हमेशा कैलकुलेट होता है किसका? अर्निंग बिफोर टैक्स का। अर्निंग बिफोर टैक्स है 8 लाख रुपीज का, तो 8 लाख का 30% आप निकालिए, कितना होता है? 8 लाख का 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 2,40,000। वो इसमें से आपको लेस करना है, राइट। इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे 7,10,000 का 30%, हमारे पास में आ जाता है 2,13,000 रुपीज का टैक्स जो कि लेस होगा। और इसी तरह से अल्टरनेटिव नंबर 3 में हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो है 5,30,000, और उस पर टैक्स लगाना है हमें 30% का। तो 5,30,000 पर जब आप 30% की रेट से टैक्स लेंगे तो वो आएगा आपका 1,59,000 रुपीज का टैक्स लेस होगा, राइट। अब फाइनली हम निकालेंगे क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम कहते हैं। ये सीक्वेंस फिक्स है। पहले आपको इंटरेस्ट लेस करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट लेस होगा, उसके बाद में उसमें से टैक्स लेस होगा। और टैक्स जो है, जो भी रेट स्पेसिफाइड है टैक्स, वो किस पे कैलकुलेट होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर वो अप्लाई होगा। तो 30% 8 लाख का, 30% 7,10,000 का, और 30% 5,30,000 का। लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसका नाम है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास में अल्टरनेटिव 1 में कितना आता है? ये आता है हमारे पास में 5,60,000 रुपीज का। अल्टरनेटिव 2 में मेरे पास में कितना बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स? तो देखिए 0,0,0 एंड 10 - 3 7, देन 10 - 1 9 एंड 6 - 2 4, 4,97,000 रुपीज का अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अल्टरनेटिव 3 में अगर मैं बात करूं तो अल्टरनेटिव 3 में मेरे पास में कितना बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स? 0,0,0 एंड 10 - 9 1,
एंड 12 माइनस 5 7 एंड 4 माइनस 1 3 3,71,000 रुपीज का मेरे पास बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मैं लास्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने प्रॉफिट सॉरी अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो सिचुएशन नंबर 1 को अगर आप देखें तो सिचुएशन नंबर 1 में आपके पास में 40 लाख रुपीस का टोटल इक्विटी कैपिटल है और शेयर प्राइस क्या है 100 रुपीस का, यानी कि 40 लाख डिवाइडेड बाय 100। आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अर्निंग पर शेयर निकालने का, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आप उसको डिवाइड करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स को तो आएगा। तो आपके पास में फर्स्ट अल्टरनेटिव 1 में कितने शेयर्स हैं? अल्टरनेटिव 1 में मेरे पास में हो जाते हैं 40,000 शेयर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे 5,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, आपके पास कितना आ जाता है 5,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो हमारे पास में आता है ₹14 पर शेयर। 5,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000। अल्टरनेटिव 2 को देखिए स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव 2 में मेरे पास 30 लाख रुपीज है, वही 100 रुपीज वाले, यानी नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास में कितना हो जाएगा अल्टरनेटिव नंबर 2 में 30,000। तो मैं क्या करूंगा 4,97,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 4,97,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो आएगा हमारे पास 16 रुपीज 57 पैसे, रुपीज 16.57, 16.57, यानी कि यहाँ 14 रुपीज था और यहाँ पे हो गया ये 16.57। और अल्टरनेटिव 3 में अगर मैं देखूं तो अल्टरनेटिव 3 में मेरे पास में है 10 लाख रुपीज 100 रुपीज वाले, तो अल्टरनेटिव 3 में 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 मेरे पास में कितने शेयर्स हो जाते हैं 10,000 शेयर्स हो जाते हैं। तो अल्टरनेटिव 3 में मैं क्या करूंगा अल्टरनेटिव 3 में 3,71,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो हमारे पास में आएगा अर्निंग पर शेयर रुपीज 37.10। साफ साफ आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव 1 में मेरा अर्निंग पर शेयर है 14 रुपीज का, अल्टरनेटिव 2 में मेरा अर्निंग पर शेयर हो गया 16 रुपीज 57 पैसे का, और अल्टरनेटिव 3 में मेरा अर्निंग पर शेयर हो गया 37 रुपीज का, यानी अर्निंग पर शेयर हर बार क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। तो क्या मैंने हर बार डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया था? यस। यहाँ पे डेट नील था, सॉरी अपन इसको सिचुएशन में देख लेते हैं। अल्टरनेटिव 1 में मेरा डेट कितना है 0, अल्टरनेटिव 2 में मेरा डेट मैंने 10 लाख रुपीज का लिया था, अल्टरनेटिव 3 में मैंने डेट लिया था 30 लाख रुपीज का। जैसे जैसे मैंने डेट को इंक्रीज किया है मेरा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ है, और जब डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 एंड अल्टरनेटिव 3 तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव एक कंपनी के लिए बेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव 3 इज द बेस्ट, क्योंकि अल्टरनेटिव 3 में 37 रुपीज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर आ रहा है, जबकि अल्टरनेटिव 2 में तो 16 रुपीज ही रह गया, अल्टरनेटिव फर्स्ट में 14 रुपीज ही रह गया, क्योंकि अल्टरनेटिव 3 में मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर आ रहा है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? अल्टरनेटिव 3। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैसे कहते हैं? जहां पे हमने जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया 0 से 10 लाख, 10 लाख से 30 लाख, तो हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमेशा फॉलो करता है? क्या हमेशा डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है? इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। ये सिर्फ तब तक होता है जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना था 9% का, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इस क्वेश्चन में कितना था? तो देखिए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 40 लाख रुपीज का, और रिटर्न हमारे पास में मिली थी कितनी 8 लाख रुपीज का। तो मैं आपको परसेंटेज में इसको अगर कन्वर्ट करूं 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो आता है आपके पास में 20%।
आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% की और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का, इसलिए हमारा डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से हमारा क्या हो रहा था, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा था। जिस दिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% की जगह 5% रह जाएगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी भी 9% है। अब इस सिचुएशन में अगर आपने डेट को इंक्रीज किया तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेट, तो इसका आंसर होगा नो। अर्निंग पर शेयर ओनली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेट टिल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, and by the time rate of interest increases then the is more than the return on investment, with the increase in debt in the capital structure earning per share starts declining। इस क्वेश्चन को मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया है। कोई क्वेरी कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। होल नाइट मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहूंगा। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच इज एक्सपेक्टेड कि कल के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको लास्ट आवर में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाया है। लास्ट थिंग, एग्जाम टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी कंडीशन में एक भी क्वेश्चन को आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए, कूल माइंड से पढ़ाई कीजिए बिल्कुल, और एग्जाम में भी बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप अपीयर होइए। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सोच के कि क्या क्वेश्चन में डिमांड किया गया है वही आप उसमें पॉइंट वाइज प्रेजेंट करें। और माय बेस्ट विशेस दैट यू विल सिक्योर द बेस्ट मार्क्स इन टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।